हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में राजनीति कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस। उसका अध्याय है शीत युद्ध का दौर। अध्याय है शीत युद्ध का दौर और उसका पहला क्वेश्चन है जॉन एफ कैनेडी कौन थे। जॉन एफ कैनेडी कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसका अगला क्वेश्चन है निकिता खुश्चेव कौन थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला है कि अमेरिका ने जापान पर बम क्यों गिराए? तो अमेरिका ने जापान पर बम क्यों गिराए? इसका कारण था कि अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली मानता था, यानी वर्चस्व वाला मानता था। ये दिखाने के लिए अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। अगला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष से भारत को क्या लाभ हुआ? भारत को क्या लाभ हुआ? तो इससे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने आसान हो गए। जापान पर बम किसने गिराए? तो जापान पर अमेरिका ने बम गिराए। कब गिराए? 1945 में। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए। अगला क्वेश्चन यही है, जापान के किन दो शहरों पर बम गिराए गए? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। इससे अगला क्वेश्चन देखो, जापान पर बम कब गिराए गए? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराए गए। इससे अगला क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट का विवाद किन दो देशों के बीच था? तो इसका आंसर है अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच किससे क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, तो शीत युद्ध को क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है कि क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु था, स्पष्ट कीजिए। तो 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा मिसाइल संकट में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, यानी क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका निशाने की सीमा में आ गया। अमेरिका निशाने की सीमा में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जवाबी कार्रवाई के बाद सोवियत संघ ने मिसाइलें वहां से हटा ली और दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव और प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध का रूप नहीं लिया और इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के नज़दीक है, लेकिन इस पर शासन कौन करता है? सोवियत संघ। फिदेल कास्त्रो यहाँ के नेता हैं। ये अमेरिका के पास था लेकिन सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था। सोवियत संघ ने क्यूबा को सलाह, हथियार और पैसे देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने यह तय किया
कि क्यूबा मिसाइल संकट को क्या सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे और 1962 में ऐसा ही कर दिया। अमेरिका को इस बात का पता लगा 2 हफ्ते बाद। जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे कि दोनों देशों के बीच कहीं युद्ध न हो जाए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए और यूएसएसआर का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अपने कि यूएसए का नेतृत्व जॉन एफ कैनेडी कर रहा है और यूएसएसआर का नेतृत्व निकिता खुर्शचेव कर रहे हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटो और सीटो का पूरा नाम लिखो और इसका गठन किसने किया? सेंटो का मतलब है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका गठन सोवियत संघ ने किया। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। नाटो की स्थापना में कितने देश शामिल थे? तो 12 सदस्य शामिल थे। वार्सा पैक्ट की स्थापना किसने की? तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की 1955 में 1955 में की। किस समझौते को सेंटो के नाम से जाना जाता है? तो वार्सा पैक्ट को सेंटो के नाम से जाना जाता है। नाटो का पूरा नाम लिखो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन आ गया 4 अप्रैल 1949। इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इससे अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1945 में जापान के किन 2 शहरों पर बम गिराए गए? ये भी पूर्व में क्वेश्चन आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी। शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक तो छोटे देशों से प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो जाते थे, सैन्य ठिकाने स्थापित कर लेते थे, आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी, भू क्षेत्र प्राप्त हो जाता ताकि महाशक्तियों को क्या होते, हथियार व सेना संचालन करने में दिक्कत नहीं आए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918 के बीच हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि छोटे देशों को महाशक्तियों से जुड़ने से क्या फायदा था? ये भी देखो, ये जो पहले क्वेश्चन आया उसका विपरीत है कि छोटे देशों को क्या फायदा था बड़े देशों से जुड़ने का? तो उनको सुरक्षा का फायदा था, यानी सुरक्षा की गारंटी लेती थी महाशक्तियाँ, हथियार उपलब्ध कराती थी और आर्थिक मदद करती थी। तो ये 3 कारण हो गए छोटे देशों को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2 ध्रुवीयता का प्रारंभ कब हुआ? तो दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया। विश्व 2 गुटों में बंट गया। 2 ध्रुवीय विश्व कहलाया। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में शुरू
पूर्वी यूरोप सोवियत संघ, और दूसरा जिसको दूसरी दुनिया कहा जाता है पश्चिमी यूरोप अमेरिका, इसको पहली दुनिया कहते हैं। अमेरिका संगठन नाटो के बारे में लिखिए। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 4 अप्रैल 1949, इसके सदस्यों की संख्या 12 है। उद्देश्य है सभी 12 सदस्य मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होगा तो ये समझा जाएगा कि सभी पर हमला हुआ है। मिलकर उस पर हमला मानेंगे और उससे मुकाबला करेंगे। सोवियत संघ का संगठन है वार्सा संधि। यह संगठन सोवियत संघ ने 1955 में बनाया और इसका उद्देश्य नाटो का मुकाबला करना था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था? तो रूस कर रहा था। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई कौन कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। इसमें कितने देश शामिल थे? तो 12 देश शामिल थे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार कि पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था? किसने की? तो सोवियत संघ ने की। और 1955 में क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? अमेरिका के लिए था। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों के संस्थापक कौन सा देश था? तो अमेरिका था। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 25 देशों ने भाग लिया। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष देश का जनक नहीं है? तो इसका आराफात। ये वैसे कोई क्वेश्चन बनाया हुआ है जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य जो मिस्र है, चीन है, वो भारत है, इनकी चर्चा की गई है। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का ये हो गया। गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने में भारत को क्या फायदा हुआ? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले हैं वो स्वतंत्र होकर ले पाया और अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले सका। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो भारत दूसरी की तरफ जा सकता था। ऐसे में ना तो कोई भारत पर धौंस जमा सकता था, ना ही कोई उसे लेकर बेफिक्र रह सकता था। भारत गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर 2 बार गुलाम होने से बचा और 9 स्वतंत्र बाकी देशों को भी बचाया। अगला क्वेश्चन है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों ने अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया। ये देश गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े, कमजोर थे। इनके सामने मुख्य रूप चुनौती आर्थिक विकास, जनता को गरीबी से निकालना था।
बिना आर्थिक विकास के इन देशों को दोबारा गुलाम होने का खतरा था। बिना आर्थिक विकास के इन देशों को गरीबी से दूर निकालना था। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 197 में यूएनओ व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ। टुवर्ड्स टू न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें सुझाई गई। कौन कौन सी? अल्प विकसित देशों का उनके प्राकृतिक संसाधन पर खुद का नियंत्रण होगा और इन देशों की पहुंच पश्चिमी संसाधनों पर खुद का नियंत्रण होगा और इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी और पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी। सशस्त्र संधियां कौन कौन सी थी? तो CTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। SALT, सामरिक स्तर परिशमन संधि। स्टार्ट, सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि। NPT, परमाणु अप्रसार संधि। सैन्य संधि संगठन, अमेरिका।